हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 7 के उदाहरण संख्या 6 से 10 तक देखेंगे। उसके बाद आप प्रश्नावली स्वयं हल करेंगे, प्रश्नावली 7.2 को। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले उदाहरण संख्या 6। याद कीजिए, जो बिंदुओं 4 कामा ऋण 3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको हमने इसके ठीक पहले एक वीडियो ऐसा प्रोवाइड किया था जिसमें अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र और बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र का निगमन कराया गया था। तो आपको सूत्र याद है? यदि नहीं याद है तो हम पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या था हमारा? अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु। अगर हमें अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमने सूत्र आपको बताया था, निगमन द्वारा प्राप्त किया गया था। आपको याद होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। कामा लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र था। और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु कैसे, किस सूत्र द्वारा ज्ञात करना होता है? m1 x2, यहां बस माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस होना है। यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा m2 x1 अपान m1 प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो आपको अंतः विभाजन बिंदु और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र बताए गए हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम आज के प्रश्नों को हल करेंगे। आप एनसीईआरटी मैथ में आपको केवल अंतः विभाजन बिंदु से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, पूछे गए हैं। बाह्य विभाजन बिंदु के से संबंधित प्रश्न नहीं दिए गए हैं। तो आप दोनों सूत्रों को याद रखेंगे। अंतः विभाजन बिंदु की स्थिति में अंतः विभाजन बिंदु वाले सूत्र को लगाएंगे और बाह्य विभाजन बिंदु वाले स्थिति में बाह्य विभाजन बिंदु वाली स्थिति को लगाएंगे। बिंदुओं 4 कामा ऋण 3 और 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में, हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे देखिए, जनरली आप ऐसे ही सामान्य रूप से रेखा खींचेंगे और यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा। इसका निर्देशांक हमें दिया गया है 4 कामा ऋण 3, 4 कामा ऋण 3, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 8 कामा 5, 8 कामा 5। कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 3 और 1 मिला के कितना हो जाता है? 4। ध्यानपूर्वक देखें, मान लेंगे कोई रेखा है, इसको अगर हम 4 भाग में विभाजित कर दें तो यहाँ पे कहा गया है 3:1 के अनुपात में विभाजित करें। तो 3 भाग एक तरफ और 1 भाग एक तरफ, तो कहने का मतलब ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना है, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि आंतरिक रूप से विभाजित करने की बात कर रहा है तो जो बिंदु होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थित होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 3:1, ऐसे ही अनुमान लगा के कि ये 3 भाग है, इतना 1 भाग है, तो ये बिंदु हो जाएगा जो इसको 3:1 में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना 3:1 के
अनुपात में विभाजित करने वाले, अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x, y, क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, सूत्र आपको पता है। उसके पहले हम इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, y2 मानेंगे, और यहाँ पे जो 3:1 दिखा गया है इसे m1 m2 मान लेंगे। इतना मानने के बाद ये एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख रहे हैं, सूत्र आपको पता है x, y, ऐसे ही ये अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया, बराबर सूत्र क्या है आपका, आपको सूत्र बताया गया है। या अगर अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपने x, y माना है तो इस तरह से करेंगे तो हो क्या जाएगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो आपने ये अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र पढ़े हैं, तो ये बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो जाता है। तो हमें करना क्या है, मान इसी में रख देना है। m1 का मान आप 3 रखेंगे, गुणे x2 का मान 8 रखेंगे, प्लस m2 का मान आपको 1 रखना है, x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3-1, कामा लगाएंगे तो हो जाएगा। m1 का मान फिर से इसमें रखना पड़ेगा 3, गुणे y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1, y1 का मान है -3 यहाँ पे, बटे m1 का मान 3, m2 का मान 1, तो हो जाएगा 8 3 24 धन 4 1 के 4 बटे 3 1 4, कामा लगाएंगे 4 3 बचे 15, धन यहाँ पे लगा, धन और ऋण का जो गुणा होगा हो जाएगा ऋण 3 1 के 3 बटे 3 1 4। ऐसे ही हल करना आपको, 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 बटा 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 बटा 4, 15 में से 3 घटा देंगे 12, 12 बटे 4, 28 में आप 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7, कामा 4 से 12 में भाग करेंगे हो जाएगा 3। तो आपका जो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक आया वो 7, 3 आ गया। कितना आ गया, 7, 3 आया, और x का मान इसमें 7 है, y का मान 3 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। उदाहरण संख्या 7 हमने बोर्ड पर लिखा है। इसमें कह रहा है कि बिंदु 4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है आपका। तो किसको किसको जोड़ने वाले रेखाखंड को कौन बिंदु विभाजित कर रहा है, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4, 6 विभाजित कर रहा है। ध्यान पूर्वक देखा, इसमें हमसे अंतः विभाजित कर रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। जब आपको इस तरह से ना कहा जाए कि अंतः विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो आप वहां समझ लेंगे कि अंतः विभाजित करता है, वह बिंदु दोनों के बीच में कहीं स्थित है। तो हम देखें
मान लेते हैं ये बिंदु ए है, a -6, 10, और ये बिंदु b है, इसको हम 3 - 8 मान लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं ये बिंदु स्थित होगा ऋण 4, 6। तो ऋण 4, 6 कहाँ स्थित है हमें कुछ पता नहीं है, अनुमान लगाकर हम यहीं पे लिख लेते हैं -4, 6। तो ध्यान पूर्वक देखें, ये जो बिंदु है इसे x1, y1 मानना होगा, और ये बिंदु है इसको x2, y2 मानना होगा। अगर आप इसे x2, y2 मान लेंगे या x1, y1 मान लेंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो आप जिसको जिसको जोड़ने वाली बात करेगा, कह रहा बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला, यहाँ पे देखें बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी ए बी को जोड़ना है, ए और बी को आप x1, y1, x2, y2 मानेंगे। जो बिंदु -4, 6 दिया गया है, ये इनको जोड़ने वाली रेखा को विभाजित कर रहे हैं, किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ये ज्ञात करना है। तो इसे आप x, y मानेंगे। ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। तो आप अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप जानते हैं, अभी हमने लिखा था यहाँ पे x, y बराबर हमने लिखा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन बिंदु के सूत्र का, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। तो हमें इसमें मान रख देना है, बस यहीं से मान रख देना है। आपको सब कुछ मालूम है, इसमें रखना है। एक चीज आपको पता नहीं है, कह रहा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माना m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। कुछ करना नहीं है, इसी में मान रखें। अगर x, y की बात करेगा तो आप लिखेंगे -4, 6। ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे। m1 का मान मालूम नहीं है, x2 का मान आपको मालूम है 3, प्लस m2 का मान मालूम नहीं है, x1 का मान मालूम है आपको -6, बटे में m1 प्लस m2 मान मालूम नहीं है। कामा लगाएंगे, m1 का मान मालूम नहीं है, y2 का मान आपको मालूम है -8, प्लस m2 का मान नहीं मालूम है, y1 का मान 10 है, बटे m1 प्लस m2। आप इतना कर सकते हैं। अब क्या किया जाएगा, इसमें एक स्टेप और चलते हैं, इसके बाद आपको हम बताएं। 3 से m1 में गुणा होगा 3m1, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, 6 से m2 में गुणा होगा 6m2 बटे m1 प्लस m2। कामा लगाएंगे, 8 से m1 में गुणा होगा, 8 ऋण में है तो ऋण 8 m1 हो जाएगा। 10 से m2 में गुणा होगा 10 m2 बटे में m1 प्लस m2। इतना आप समझ गए होंगे, हमने कुछ किया नहीं, केवल मान रखा है। अब हमें तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। तुलना करने पर अब देखें, -4 इसके बराबर है, 6 इसके बराबर है, ऋण 4 इसके बराबर है और 6 इसके बराबर है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार ऋण 4 बराबर इतना लिख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, या 6 बराबर इतना लिख लीजिए। तो हम ऋण 4 बराबर इतना लिख ले रहे हैं, तो जाएगा ऋण 4 बराबर 3m1 ऋण 6m2 बटे m1 प्लस m2। ऋण 4 बटे 1 लिख सकते हैं। फिर यह गुणा करेंगे, होगा क्या, 1 से 3m1 में गुणा होगा। यहाँ देख लेते हैं,
1 से 3m1 में गुणा होगा, 3m1 ऋण 6m2 में गुणा होगा, 6m2 ऋण 4 से दोनों में गुणा करना है तो बराबर हो जाएगा ऋण 4m1 ऋण 4m2। अब क्या करना है, m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, तो 3m1, m1 यहाँ पे माइनस में है, देखें 4 माइनस, यहाँ पे माइनस 4m1 है, इस तरफ जब ले आएंगे तो प्लस 4m1 हो जाएगा, बराबर देखें 6m2 यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, सॉरी 6m2 यहाँ पे माइनस में है, इसका पक्षांतर जब उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 6m2, ये माइनस में m2 है, माइनस 4m2। इतना आप समझ रहे होंगे। तो 3m1 4m1 हो जाएगा 7m1 बराबर 6m2 में से 4m2 को घटा देंगे, आ जाएगा 2m2। अब क्या करना है, m2 को इस तरफ ले आए, गुणे में है, भाग में हो जाएंगे, m1 के साथ 7 का गुणा किया गया है, 7 उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, इस तरफ आएगा m1 बटे m2 गुणे में है, भाग में हो गया 2, 7 यहाँ पे गुणे में आएगा, भाग में हो जाएगा, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। तो हमसे जो अनुपात पूछ रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपका अनुपात आ गया 2:7। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे तुलना करने पर इतना बराबर इतना किया था, तो हमें अनुपात मिल गया। आप इसी तरह से 6 बराबर इतना कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बराबर इतना ही लें। अगर आप 6 बराबर इतना ले लेते हैं तब भी आपको m1 अनुपाते m2 का मान 2:7 मिलेगा। तो आप समझ पाए होंगे। उदाहरण 7वां, आप बोर्ड पर उदाहरण 8वां देख रहे हैं। लिखा है बिंदुओं A 2, -2 और B ऋण 7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है, एक रेखा है, यहाँ पे A लिखा है 2, -2 और यहाँ पर B लिखा है ऋण 7, 4। हमसे कह रहे हैं कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हो। तो अगर एक बिंदु इस पर होगा तो ये 2 भागों में बटेगा। देखें, अगर हम मान लें रेखा, अगर एक बिंदु स्थित है इन दोनों के बीच में, तो ये 2 भागों में बटेगा। अगर 2 बिंदु हो जाएंगे तो ये 3 भागों में बट जाएगा। लेकिन समत्रिभाजित कर रहा है तो इस पर ऐसे 2 बिंदु स्थित होंगे जो इसको 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। हम माना बिंदु, मान लेते हैं बिंदु P और Q A 2, तथा B ऋण 7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है। आपको हमने बताया था कि अगर ये 3 बराबर भागों में बट जाता है, तो यदि आपसे बिंदु P की स्थिति पूछी जाए तो आप देख रहे होंगे कि इस तरफ 1 खाना बनता है और इस तरफ 2 खाना बनता है, यानी इस तरफ 1 भाग है, इस तरफ 2 भाग है। तो अगर हम पूछें बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप बता देंगे 1 खाना इस तरफ है, इस तरफ 2 खाना, अर्थात 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरह से अगर हम बिंदु Q की बात करें
तो पूछा जाए बिंदु Q ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप देखेंगे इस तरफ 2 भाग है, इस तरफ 1 भाग है, तो आप कह लेंगे कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पे P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखें ध्यान से, हमने मान लिया कि बिंदु P और Q हैं, जो A इतना B इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और लिखना है। बिंदु P A 2, -2 व B 7, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे? 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। कौन? बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:2 के अनुपात में। तो इसे आपको क्या मानना है? x1 y1, इसको x2 y2 और इसे m1 इसे m2 मानना है। आपको क्या निकालना है? बिंदु P का निर्देशांक। तो आप यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर बिंदु P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। सूत्र आपको पता है कि बिंदु P इसको अंतः विभाजित कर रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है। तो A और B के बीच स्थित है, इसका मतलब अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र आपको लगाना है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, कामा लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रख देना है, आपको निर्देशांक मिल जाएगा। m1 का मान अगर हम रखना चाहें तो m1 का मान रखेंगे 1 गुणे x2 का मान आप रखेंगे 7 धन m2 का मान आपको रखना होगा 2 और x1 का मान रखना होगा 2 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 धन 2, कामा लगाएंगे। m1 का स्थान पर फिर मान रखेंगे 1, y2 के स्थान पर 4 है, धन m2 के स्थान पर 2 है, गुणे y1 के स्थान पर ऋण 2 है, बटे 1 धन 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ऋण 7 से 1 में गुणा होगा, ऋण 7 से 1 में गुणा होगा ऋण 7 धन 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, कामा लगाएंगे। 4 1 के 4 होगा और यहाँ पे देखें गुणा हो जाएगा तो ऋण 4, 2 और ऋण 2 का गुणा बटे में 2। अब देखें यहाँ पे ऋण 7 है धन 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ऋण 3/3 प्राप्त हो जाएगा, कामा यहाँ पे 0/2 आएगा। फाइनली आपका निर्देशांक हो जाएगा, यानी बिंदु P का निर्देशांक जो मिलेगा ऋण 1,0 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको बिंदु Q का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखें सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिख दिया है। तो बिंदु Q, देखें यहाँ पे बिंदु रेखाखंड को A 2, -2 है और B क्या है? ऋण 7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में, अगर हम आप देखें हमने बताया पहले क्यों इसको 2:1 में, यानी 2 खाना इस तरफ, 2 भाग इस तरफ है, एक भाग इस तरफ,
तो हो जाएगा 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, हम यहाँ नीचे सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार लिख लेते हैं। हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सूत्र यही लगेगा, लेकिन अब की बार मान हमें यहाँ से रखना है। m1 का मान आपको पता है 2 है, m1 का मान 2 है, गुणे x2 का मान आपको 7 मिला है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 2 है, बटे में 2 धन 1, कामा लगाएंगे। m1 का मान 2 है, y2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान -2 है, बटे 2 धन 1। बहुत आसान है, केवल मान को रखना है। गुणा करेंगे 2 से 7 में तो 14 होगा, और 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 बटे में 3, कामा लगाएंगे। 4 दूना 8, धन और ऋण का गुणा, यहाँ पे देखें धन 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, बटे में 3। फिर क्या करना है, 14 ऋण में है, 14 ऋण में है और 2 14 ऋण में है, 2 धन में है, तो हो जाएगा 12/3, कामा 8 में से 2 घटा देंगे 6/3। आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4,2। तो बिंदु P का निर्देशांक हमें मिला 1,0 और बिंदु Q का निर्देशांक मिला 4,2। इस तरह से हम उदाहरण 8 देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 9 है। बिंदुओं 5,6 और 1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं कैसे विभाजित करता है और क्या पूछ रहा है। अगर हम चतुर्थांश में इन बिंदुओं का निर्धारण करें, एक बार हमें थोड़ा सा समय देंगे। 5,6 अगर हमें दर्शाना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 नीचे कहीं हमें मिलेगा। इस तरह से अगर हम दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारा एक बिंदु ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक है 5,6। ध्यान से देखते रहें। और दूसरा बिंदु है 1, यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो हमें जो दूसरा बिंदु मिल जाएगा 1, 4। तो कह रहे हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दें तो एक रेखाखंड प्राप्त होता है। इस रेखाखंड को y अक्ष, देखिए y अक्ष है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान पूर्वक देखें, ये y अक्ष यहीं पे मिल रहा है, तो ये रेखा विभाजित हो रही है 2 भागों में, एक भाग इतना है, एक भाग इतना है। तो आपको अगर हम पूछें, आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसका निर्देशांक 0, y होगा। क्या होगा? 0, y होगा। ये बिंदु देख रहे होंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, इसलिए अंतः विभाजन बिंदु वाले निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र बताया गया है, x, y बराबर, ध्यान पूर्वक देखें, x, y बराबर क्या बताया गया था हमें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस
m2, ये सूत्र हमें बताया गया है। अगर हम जो बात कर रहे हैं एक्स वाई की, ये एक्स वाई कौन है, ये 0, y। तो अगर आपसे पूछें कि x का मान x का मान कितना है, तो आप बता देंगे 0। तो अगर x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो तुलना करेंगे जब हम, तो इतने का मान यानी इतना किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। तो आपको पता है कि हम y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे, पूछेंगे, आपको बताना होगा 0, y। तो आप समझ गए होंगे। तो हमें 0 के साथ इतना ले लेना है, हमारा अनुपात खुद पे खुद चला आएगा। तो देख लेते हैं हम। तो कुछ करना नहीं, आप इस तरह से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5, 6 और यहाँ पे लिखेंगे 1, 4। अब चूंकि ये बिंदु कहाँ स्थित है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लें। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष जिस बिंदु पर काट रहा होगा इस रेखा को, आपने भी देखा था, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें, माना रेखाखंड को y अक्ष m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है, m2 अनुपाते m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको पता है, ये भी मालूम है कि y अक्ष पर चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर 0, y होता है। अगर हम आपको पूरा सूत्र लिख के दिखाएं तो 0, y बराबर आप लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इतना लिखेंगे, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही लिखेंगे। तुलना अगर कर दिया जाए इनकी अगर क्या कर दी जाए, तुलना, तो जब तुलना करेंगे आप तो हो जाएगा 0 बराबर, जो आसान होता वही लेंगे, क्योंकि y का मान तो हमें मालूम नहीं है, y बराबर हम इतना नहीं लेंगे, हम 0 के बराबर इतना ले लेंगे। तुलना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब हमें मान रख देना है इसमें, 0 तो 0 ही रहेगा। m1 की बात अगर हम करें तो हमें अनुपात बताना ही है। x2 की अगर बात करें, देखिए ये यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 y2, तो आपको x2 का मान मिलेगा -1 प्लस m2 का मान मालूम नहीं है, अनुपात निकालना ही है। x1 का मान क्या मिलेगा, 5 बटे में m1 प्लस m2 रहेगा। अच्छा, 0 के बटा 1 हम लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे, जब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 से अंश में जब गुणा होगा, एक स्टेप और देख लेते हैं, -m1 हो जाएगा प्लस m2 से 5 में गुणा होगा, 5m2 बटे m1 प्लस m2 बटे में 1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1 धन 5m2 माइनस m1 धन 5m2 बराबर हो जाएगा 0 से m1 प्लस m2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखें, माइनस में m1 है, उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 5m2 बराबर m1, या आप लिख सकते हैं m1 बराबर 5m2।
m2 को इस तरफ ले आए तो हो जाएगा m1 बटे में m2 हो जाएगा बराबर 5। 5 के बटे आप 1 लिख सकते हैं, तो m1 अनुपाते m2 आपको मिल जाएगा 5 अनुपाते 1। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको पता चल गया कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप बता देंगे कि 5 अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करती है। और हमसे कह रहे हैं कि इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चूंकि आपको पता है कि उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है, परंतु आपको y का मान मालूम नहीं है, तो यही m1 और m2 का मान, m1 का मान क्या रखेंगे 5, m2 का मान 1 कहाँ रखेंगे, अब की बार पुनः y बराबर इतना कर देंगे। तो देखा हम पुनः y बराबर हम क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y का मान मालूम नहीं, निकालना है। m1 के स्थान पर आप लिखेंगे 5, y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे ऋण 4, धन m2 के स्थान पर 1, y1 के स्थान पर ऋण 6 बटे में 5 धन 1। तो y बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 ऋण 20 हो जाएगा, ऋण 6 और धन 1 में गुणा होगा, ऋण 6 बटे में 5 1 6। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 26 बटा 6, 2 से सरल कर देंगे तो हो जाएगा 2 से 13 बटे में 3। तो y बराबर आपको मिल जाएगा ऋण 13 बटा 3। अतः ध्यान पूर्वक देखेंगे, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा 0, y है। प्रतिच्छेद बिंदु आपने क्या मान रखा है 0, y का मान मिल गया ऋण 13 बटा 3। तो आप उदाहरण 9 को भी बहुत अच्छे से ध्यान दिए और उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं उदाहरण संख्या 10 की तरफ। इसमें लिखा है यदि बिंदु a, b, c और d एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो, यानी ए बी सी डी इसी क्रम में हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आपको इसे हम 2 विधियों से बताएंगे। तो पहले विधि हम देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो देखें, अगर हम बात करें इस चतुर्भुज की, तो आपको ये समांतर चतुर्भुज समझ में आ रहा होगा, ये समांतर चतुर्भुज है। तो आप किसी भी शीर्ष से शुरू करेंगे, ए बी सी डी लिखना। ए का निर्देशांक है 6, 1, बी का निर्देशांक है 8, 2, सी का निर्देशांक है 9, 4 और डी का निर्देशांक है p, 3। क्योंकि हम 2 विधियों से इसलिए बताने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है कि आपको जिस तरह से आपके बुक में बताया है दिमाग में आपके ना आए, तो इसलिए हम बेसिक तरीके से कुछ बता रहे हैं, उसे आप विशेष ध्यान देंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ा आपने, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। इतना इतने के बराबर है, इतना इतने के बराबर है। तो आपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पढ़ रखा है। इनके बीच की दूरी बराबर है इनके बीच की दूरी, कर देंगे तब भी आपको p का मान मिल जाएगा। या कर दें AD यानी इतना बराबर इतना, यानी इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी, हल कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो देखा, हम पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न बनाकर इसको हल कर रहे हैं। कैसे होगा देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे a 6, 1 और d लिखेंगे p, 3। इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख लें, AD बराबर आपको मिल जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको मालूम है।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, तो इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। तो AD बराबर मान इसमें जब रखेंगे आप देखें, x2 का मान रखेंगे p माइनस x1 का मान 6 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 रखेंगे, यहाँ से y1 का मान है 1 होल स्क्वायर। जब इतना कर देंगे, छोड़ देते हैं यहीं पे, या एक स्टेप और देख लें, AD बराबर हो जाएगा p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4। AD का मान मिल गया। अब AD किसके बराबर, सम्मुख भुजा BC के, तो आप यहाँ पे पुनः लिखेंगे B का मान आपको मिल जाएगा 8,2 और C का मान मिल जाएगा 9,4। क्या मिल जाएगा, 9,4। तो इसको x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे, तो हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट में, अब सूत्र लिख दिए हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 यानी 9 ऋण 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 ऋण 2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 में से 8 जाएगा, 1 का वर्ग 1 धन 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 को घटा देंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग 4। तो हो जाएगा आपका BC बराबर अंडर रूट 5। चूंकि आप जानते हैं, ध्यानपूर्वक देखें, थियरी लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, कौन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए किसको किसको बराबर दिखाएंगे आप, AD बराबर है किसके, BC के, AD बराबर है BC के, और AD का मान आपको मिला है p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 और BC का मान मिला था अंडर रूट 5। दोनों पक्षों में वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, तो आ जाएगा p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर करंडी में 5। अब सॉरी, करंडी में 5 नहीं बल्कि 5 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ करंडी समाप्त हो गई। इनका अगर हम विस्तार करें, ध्यानपूर्वक देखें, इनका हम विस्तार करें तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 12p धन 4 बराबर किसके, 5 के। अब क्या करना है, p स्क्वायर 36 और 4 40 जुड़ जाएंगे और 5 इस तरफ आएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 4 40 आ जाएगा 35। अब देखिए गुणनखंड होना है, 36 4 40, 5 इस तरफ से आया, घट गया, 35 बचा, यहाँ पे 12 पीरियड में यहाँ पहले से था। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर, गुणनखंड आपको आना चाहिए, 7 पचे 35, 7 5 12 यानी 7p ऋण 5p धन 35 बराबर 0 के। तो p स्क्वायर माइनस 7p कॉमन लेंगे, इसमें से p हो जाएगा p माइनस 7 माइनस इसमें से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो p बराबर एक आएगा 7। जब आप p माइनस 0 को p माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो p बराबर कितना मिलेगा, 7। वैसे p ऋण 5 को जब आप 0 के बराबर करेंगे, आप तुलना करेंगे तो p बराबर आपको 5 प्राप्त होगा। तो आपको p के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए, 5 भी आपका उत्तर है और 7 भी आपका उत्तर है। ऐसी दशा में ये आपका पहला तरीका था। अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज का, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पे हम लिखते हैं a यहाँ 6,1 हो जाएगा, यहाँ b 8,2 हो जाएगा और c यहाँ पे 9,4 और d यहाँ पे p,3 हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। पहला तरीका भी आपने देखा, दूसरे तरीके को देख रहे हैं आप।
इस बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। यह बिंदु AC का मध्य बिंदु है। अगर इसको हम बिंदु O मान लें तो आप लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को या आप लिख दें, एक दूसरे ना लिख करके परस्पर लिख दें, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए बिंदु O का निर्देशांक बराबर हो जाएगा AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। कुछ समझ पा रहे हैं आप? जो O का निर्देशांक होगा AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तब भी होगा वही, और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तब भी होगा वही। तो देखें, लिख देते हैं यहाँ पे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो पहले A लिख लेते हैं यहाँ पे 6,1 और C लिख लेते हैं 9,4। तो AC का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? तो देखें, इसे x1 मानेंगे y1, इसे x2 y2 मानेंगे। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का? x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। बहुत आसान है। बुक में आपके NCERT बुक में इस तरह से ही हल किया है। x1 का मान कितना है? 6 है, और x2 का मान 9, दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, y1 का मान है 1, y2 का मान है 4 बटे 2 करेंगे। तो 9 6 15 बटा 2, 4 1 5 बटा 2। तो ये निर्देशांक आया किसका? AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु O का निर्देशांक। देखा? फिर निकाल लेते हैं हम BD का। तो B लिख लेते हैं यहाँ पे 8,2 और D लिख लेते हैं P,3। तो इससे भी वही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर, फिर से x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 8 धन P बटा 2, क्योंकि x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। तो देखें यहाँ पे 8 धन P बटा 2 3 2 5 बटा 2। हमें मान किसका निकालना है? मान हमें P का निकालना है। इसमें कहा है P का मान निकालिए। तो यहाँ पे तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? 15 बटा 2 बराबर होगा 8 धन P बटा 2 के, और एक देख रहे होंगे 5 बटा 2, 5 बटा 2, ये तो समान ही है। 15 बटा 2 और 8 धन P बटा 2 भी आपस में बराबर होंगे। तुलना करेंगे तो हो जाएगा 15 बटा 2 बराबर 8 धन P बटा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ धन 8 है, इस तरफ आएगा ऋण 8। तो P बराबर हो जाएगा 15 ऋण 8, P बराबर आ जाएगा 7। इस तरह से हम P का मान निकाल लिए हैं। इसी तरह से आपके NCERT बुक में भी दिया गया है। तो आप उदाहरण देख चुके हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सवालों के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।